नाज़रीन, कभी कभी तारीख बड़ी खामोशी से करवट लेती है और कभी तारीख के फैसले दुनिया के नक्शे बदल देते हैं। 28 फरवरी 2026 की उस रात को कौन भूल सकता है जब अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका फिजाई हमलों ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई समेत आला ईरानी क़यादत को निशाना बनाया। पूरा खित्ता एक ऐसी हौलनाक आतिशज़दगी के दहाने पर खड़ा हो गया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। रद्द-ए-अमल में ईरान ने इसराइल और खलीजी रियासतों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की बरसात कर दी। अपनाए हुर्मुज़, जहां से दुनिया की 20% तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है, वो बंद हो गई। दुनिया सांस रोके एक नई आलमी जंग का इंतजार करने लगी, मगर इस आलमी आग में पाकिस्तान ने वो सफारती किरदार अदा किया जिसके दुनिया के बड़े बड़े मुक़्तदर हलकों की तवक्को नहीं थी। मार्च में इस्लामाबाद ने ईरान को अमेरिका की 15 नुकाती तजावीज़ पहुंचाई। अप्रैल के इब्तिदाई अयाम में पाकिस्तान की सालसी से 2 हफ्तों की जंग बंदी हुई। 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में वो तारीखी मुज़ाकरात हुए जिनमें अमरीकी वफ्द की क़यादत नायब सदर JD Vance, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने की, जबकि ईरानी वफ्द की सरबराही ईरान के पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ और वजीर खारजा अब्बास अरागची ने की। 1979 के बाद ये पहला मौका था जब अमरीका और ईरान इस सतह पर आमने सामने बैठे, जहां पाकिस्तानी टीम की क़यादत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कर रहे थे। 17 जून को सदर ट्रंप ने फ्रांस के वर्साई महल में और ईरानी सदर ने तेहरान में इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए। ये 14 नुकाती फ्रेमवर्क मुआहिदा बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की अनथक सालसी का समर था, जिसमें कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। फिर 21 जून की तारीख आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खुद स्विट्ज़रलैंड पहुंचे। बर्गनस्टॉक रिजोर्ट में अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर का वो 4 फ़रीकी इजलास हुआ जिसने तारीख का धारा बदल दिया। 18 घंटों की तवील और इसाब शिकन मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और कतर ने दुनिया को खुशखबरी सुनाई कि दोनों फ़रीकों ने 60 दिनों में हतमी अमन मुआहिदे की तरफ एक रोड मैप पर इत्तफाक कर लिया है। नायब सदर JD Vance ने उसे एक तारीखी मुलाकात करार दिया तो ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने पाकिस्तान और कतर की कोशिशों को सराहा। स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात के फौरी बाद दुनिया को हैरान करते हुए अमेरिका ने ईरान पर आए तेल की फरोख्त की सख्त तरीन पाबंदियां आर्जी तौर पर उठाने का बाकायदा जनरल लाइसेंस जारी कर दिया। अमरीकी वज़ीर सोशल मीडिया पर तस्दीक की है कि ये रिलीफ स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात का बरह रास्त नतीजा है। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक अब 21 अगस्त 2026 तक ईरान न सिर्फ दुनिया भर में बल्कि खुद अमरीका में भी अपने खाम तेल और पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की तरसील और फरोख्त कर सकेगा। तहम शुमाली कोरिया, क्यूबा और यूक्रेन पर ईरानी तेल खरीदने की पाबंदी बरकरार रहेगी। दूसरी तरफ ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने तस्दीक की है कि स्विट्ज़रलैंड में 12 अरब डॉलर के मुंजमद ईरानी असासों के अजरा के लिए दस्तखतों को हतमी शक्ल दे दी गई है और ईरान ने लेबनान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की जमानत हासिल कर ली है। यही नहीं बल्कि किसी भी मुमकिन फौजी तसादुम से बचने के लिए अपनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए एक मुश्तरका राब्ते का निज़ाम कायम करने पर भी इत्तफाक हो गया है। इस वक्त ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह मोहम्मद बाकिर कालीबाफ और वज़ीर खारजा अब्बास अरागची ओमान पहुंच चुके हैं ताकि अपनाए हुर्मुज़ के इस मवासलाती निज़ाम को फौरी फ़ाल किया जा सके। हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार ने अरब मीडिया को दिए गए इंतहाई अहम इंटरव्यू में इस डील के अंदरूनी राजों से पर्दा उठाया है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ाती तौर पर उन मुज़ाकरात की रहनुमाई की। अमेरिका का पहला मुतालबा था कि ईरान अपना अफज़ूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर भेजे, लेकिन पाकिस्तान की बीच बचाव की कोशिशों के बाद अब ईरान यूरेनियम बाहर भेजने के बजाय खुद अपने यहाँ इसकी अफजूदगी की सतह को कम करेगा। इसहाक डार के मुताबिक अब न्यूक्लियर फाइल, मुंजमद असासों और लिबनान के मामलात पर 3 टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स काम करेंगे और अगले 60 दिनों तक अपनाए हुर्मुज़ से तमाम तजारती जहाज बगैर किसी इजाफी टैरिफ के सिर्फ स्टैंडर्ड नेविगेशन फीस देकर गुजर सकेंगे। आज ईरानी सदर मसूद पेशकियान एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान का इंतहाई अहम दौरा कर रहे हैं जब ईरान पर से माशी पाबंदियां हट चुकी हैं। पाकिस्तान जो S&P ग्लोबल के मुताबिक इस ईरान जंग के मुआशी असरात, तवानाई के बहरान और IMF प्रोग्राम पर इन्हिसार की वजह से सबसे ज्यादा खतरे में था, अब उसके लिए उफक पर एक नया सूरज
طلوع ہو رہا ہے۔ ایرانی صدر کے اس دورہ پاکستان میں جہاں عام ترین ملاقاتیں ہونی ہیں، وہیں یہ قوم یہ بھی کبھی امید پیدا ہو چکی ہے کہ پاکستان اب اقتصادی پابندیاں ہٹنے کے بعد ایران کے ساتھ توانائی اور تجارت کے شعبوں میں وہ بڑے اور تاریخی معاہدے کر سکتا ہے جو آنے والے وقت میں پاکستان کو ایک روشن اور مستحکم معیشت کی راہ پر گامزن کر دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کو یہ مقام کیسے ملا؟ کیا اسلام آباد سے برگن اسٹاک تک کا یہ کٹھن سفر محض ایک وقتی سفارتی کامیابی ہے یا یہ پاکستانی خارجہ پالیسی کے ایک نئے جارحانہ اور خود مختار باب کا آغاز ہے؟ کیا پاکستان اپنی اس ثالثی کا فائدہ اٹھا کر ملک کو درپیش توانائی کے سنگین بحران سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا پائے گا؟ ان موضوعات کو زیر بحث لائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب۔ سر آپ کو ویلکم کرتی ہوں اس راؤنڈ اپ میں۔ قصوری صاحب، ایرانی صدر پاکستان پہنچے ایک ایسے تاریخی معاہدے کے بعد جس پر دنیا حیران بھی ہے اور خوش بھی کہ 47 سال کی دشمنی کو پاکستان نے ایک بہترین سفارتکاری سے ختم کرایا اور دونوں فریقین کے لیے ون ون صورتحال پیدا کی۔ ایرانی صدر کو جس طرح کا بہترین استقبال ملا اور وہ یہاں تمام قیادت سے اہم ترین ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، آپ اس ملاقات کی اہمیت اب ریجنل پوائنٹ آف ویو سے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں کیونکہ سر لندن بیٹھا ہوں تو میں منٹ ٹو منٹ تو نہیں فالو کر رہا، لیکن میں آپ کو ایک اوور ویو ضرور دے سکتا ہوں کیونکہ میں نے خود اس میٹر کو ہینڈل کیا ہے، کئی ریلیٹڈ میٹرز بھی ہیں۔ اصل میں جو ہمیں سب سے بڑا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو، وہ یہ ہے کہ اگر سینکشنز اس پہ اٹھتی ہیں جس کے اشارے مل رہے ہیں، تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو ہے، جو ایک ڈریم تھی، وہ پوری ہو سکتی ہے۔ وہ ڈریم جو ہے وہ کئی دفعہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی اگر پاکستان نے ڈپلومیٹک سکسیس حاصل کی تو عام لوگوں کو کیا ملے گا؟ تو سب سے بڑا فروٹ جو عام لوگوں کو ملے گا، اگر سستی گیس یا آنی شروع ہو گئی تو اس کا ہر چیز پہ اثر پڑ جائے گا، ٹرانسپورٹیشن پہ بھی اثر پڑ جائے گا اور اس کا جو ہے یہ جو فوڈ پرائسز پہ بھی اثر پڑ جائے گا۔ جو بھی کاسٹ انپٹس ہوتی ہیں ٹرانسپورٹیشن کی، ہائی انرجی کی، اگر وہ کم ہوں گی تو عوام کو اس کا ڈائریکٹ فائدہ ہوگا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ ایک جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بہت ہندوستان سے تعلقات اچھے نہیں، افغانستان سے بھی ہمارے مسائل ہیں، تو اس میں جو سب سے دنیا میں بیسٹ طریقہ نکالا گیا ہے کسی علاقے میں ڈیولپمنٹ کا، وہ امن ہے، اور امن کو ان ٹرن پروموٹ کرتی ہے اگر کنیکٹیوٹی ہو۔ بھارت کے ساتھ اتنے خراب ہمارے تعلقات ہیں اور بھارت میں خود آج کل بہت بڑا اکنامک کرائسس ہے۔ جب میں فارن منسٹر تھا تو اس وقت ہم سیریسلی بات کر رہے تھے کہ جو پائپ لائن ہے، آج جو ڈریم لگے گی نا کہ انڈیا کے ساتھ اتنے خراب حالات ہیں کہ بندہ سوچتے بھی حیران ہوتا ہے کہ لیکن میں نے اس کو ڈیل کیا ہے۔